चलो स्टार्ट किया जाए अपना लेक्चर नंबर 13। नाइट्रेशन की बात करी थी लास्ट क्लास में हम लोगों ने, है ना? तो नाइट्रेशन में हम लोगों ने क्या क्या बात की थी कि हम लोग पहले फिनॉल का नाइट्रेशन कर सकते हैं किसके साथ? डाइल्यूट HNO3 के साथ। तो हमने ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बना दिए थे, है ना? कौन कौन से अब लिखने की जरूरत नहीं है, तो कर चुके हैं ना आप। ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बन गए थे। इसमें कुछ एक्सेप्शन बताया था क्या मेजर माइनर का? कौन सा? ऑर्थो वाला मेजर हो रहा था, क्यों? स्टेबिलिटी बढ़ जा रही थी। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इस प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी, है ना? और ये वाला जो होगा वो क्या बन जाएगा इस केस में? माइनर। फिर उसके बाद हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 वाला किया था। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लगा दीजिए और नाइट्रेशन का नाइट्रेटिंग रिएजेंट आपको पता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी लेते हैं, कैटेलिस्ट की तरह काम करता है ना? तो इसकी प्रेजेंस में क्या बनाया था हम लोगों ने? पिक्रिक एसिड बना दिया था। NO2 कहाँ लगा है? यहाँ है, यहाँ 3 बहुत सारी जगह 3। कौन सी 3? 2 ऑर्थो 1 पैरा, है ना? 3 ऐसे बोलेंगे। पिक्रिक एसिड बन जाएगा। इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए यूज करते हैं, अगर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज करोगे तो नाइट्रेशन कुछ इसी तरीके का होगा। अगर सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज करते हो तो कैटेलिस्ट की तरह भी काम करता है और नाइट्रेशन की रिएक्शन को भी फास्ट करता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कैटेलिस्ट की तरह काम कर रहा है, इस रिएक्शन को फास्ट करेगा और ट्राई नाइट्रेशन करवाएगा, ट्राई सब्स्टिट्यूशन करवाएगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा आपका? पिक्रिक एसिड। ठीक, तो ये दोनों केस तो अपन ने कर लिए थे। एक स्पेशल क्या है, मतलब छोटा सा है भी और नहीं भी। अगर हम लोग नाइट्रस एसिड ले लेते हैं, फिनॉल की रिएक्शन किससे करवा दें हम लोग? नाइट्रस एसिड से, HONO से, डाइल्यूट HONO से, टेम्परेचर लो ही रखते हैं, तो इसमें क्या होता है? इसमें नाइट्रोसोफिनॉल बनते हैं। नाइट्रोसोफिनॉल मतलब यहाँ पे NO आ जाएगा और दूसरा किस पोजीशन पे NO आएगा? पैरा पे। एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। ये रिएक्शन शायद नहीं कराया था, HONO वाला नहीं कराया था, ये वाला नोट कर लीजिए। डाइल्यूट HNO2 से रिएक्शन होता है, टेम्परेचर लो ही रहता है, तो इसमें नाइट्रोसो कंपाउंड बनते हैं। ऑर्थो नाइट्रोसोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोसोफिनॉल, और इसी तरीके से पैरा नाइट्रोसोफिनॉल बनते हैं। टेम्परेचर मैंने 0 to 5 लिखा है, लो टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो रहा है। ऑर्थो नाइट्रोसोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। ठीक है, क्लियर है बात? बोलो बच्चों। मेजर माइनर नहीं होता इसमें? अरे सुनो बात तो। फिर ये अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज होकर के यही बना देते हैं। अब आप उधर लिखना, ऐसे नहीं हमने जैसे लिखा। अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज होकर के नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। पहले तो नाइट्रोसो बनता है, फिर सीधे क्या बन जाता है? NO से NO2 और ऑक्सीडाइज हो जाएगा।
आप उसके नीचे लिखना, हमने तो यहीं से यही एरो पकड़ा दिया है, जहां प्रोडक्ट बनाए थे उसके नीचे लिख लीजिए एरो बना के, और ऑक्सीडाइज होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, तो NO ग्रुप गेट कन्वर्टेड इनटू NO2। तो कह सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन आ जाए कि डाइल्यूट से करवा रहे हो तो क्या कोई बीच में NO वाले कंपाउंड बनेंगे, हाँ बनेंगे, फिर ऑक्सीडाइज होके, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट NO2 वाला ही बनेगा, OH और NO2। नाइट्रेशन हो गया। अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन लिख लेंगे, तो लिखिए जरा सा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो मालूम है ना, तो लिखिए, देखते कि आप लिख पाते कि नहीं। FC एल्काइलेशन है, FC एल्काइलेशन में फिनॉल के ऊपर रिएक्शन करा दीजिए एल्काइल क्लोराइड की, CH3Cl, C2H5Cl, जो भी लेना चाहें आप, एनहाइड्रस Cl, ले लीजिए, लुइस एसिड, इसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो CH3 ग्रुप एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे आ जाएगा, एक बार CH3 ऑर्थो पे और एक बार पैरा। प्रोडक्ट को बोलेंगे हम लोग, क्या बोल रहे थे इस प्रोडक्ट को जिसमें बेंजीन के ऊपर OH भी है, CH3 भी है, क्रिसॉल बोल रहे थे शायद, एक को ऑर्थो क्रिसॉल बोल सकते हैं और एक को पैरा क्रिसॉल। वैसे चाहे तो ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, पैरा मिथाइल फिनॉल, या ऑर्थो हाइड्रोक्सीटोलुइन एंड पैरा हाइड्रोक्सीटोलुइन भी बोल सकते। फिनॉल क्या है, हाँ हाँ हाँ, हाई पैक में एक्सेप्टेड है। अब FC एसाइलेशन करा दीजिए, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फिनॉल के ऊपर किसकी रिएक्शन करा दी, CH3COCl, रिएजेंट यही है, एनहाइड्रस AlCl3, ग्रुप जोड़ देना है आपको, OH के साथ क्या लगा दें, COCH3 ऑर्थो पे, और OH के साथ COCH3 पैरा पे, COCH3 ग्रुप लगता है ना, तो एसाइलेशन भी हो गया। एल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों पढ़ लिया आपने, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो आपने कर लिए, EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ये सब में यही रिएक्शंस आएंगे, सारे जितने एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे, EAS जो रिएक्शन की कैटेगरी होगी उसमें सब में यही रिएक्शंस आएंगे, है ना। जैसे एनिलीन होता है वो ये नहीं देता ये रिएक्शन, ये वाला एसाइलेशन नहीं देगा, तो उसका रीजन हम लोग पढ़ेंगे वहां पे क्यों नहीं देता है। हो गया क्या, ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है प्रॉपर, अब फिनॉल की कुछ और रिएक्शन देख लें। कल आपको कुछ प्राइमरीली कुछ कराने के लिए बोला था, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बोला था क्या, कुछ बोला था। फिनॉल की रिएक्शन FeCl3 से करा दी है, FeCl3 से कराइए, COCl2 से भी करा दी,
CuCl2 से कराई थी, क्या बनाया था हमने, किस कलर का प्रोडक्ट? फिनॉल की रिएक्शन, तो कैसा प्रोडक्ट बना था? मैं पूछ रही हूँ फिनॉल की रिएक्शन FeCl3 से कराइए क्या? फिनॉल के रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना? रिएक्शन विद FeCl3, ये टेस्ट भी है फिनॉल का। FeCl3 से रिएक्शन हो रहा है। अगर फिनॉल लेते हो, FeCl3 से रिएक्शन कराते हो, तो इसमें सबसे पहले बनता है फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन O- है इसके ऊपर, और ये बना लेता है होल 6, और इस पे चार्ज आता है -3 का। फिनॉक्साइड 6 अटैच होंगे और चार्ज आएगा इसके ऊपर -3 का। इसमें FeCl3 जो हम लेते हैं वो न्यूट्रल FeCl3 लेते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, FeCl3 जो सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, एसिडिक या बेसिक? FeCl3 सॉल्यूशन का नेचर कैसा होना चाहिए? बोलिए, क्यों? क्यों एसिडिक होना चाहिए, मान लिया, क्यों? ऑनलाइन में कोई बताना चाहता है? और कोई बताओ, बादल बताओ। FeCl3 सॉल्यूशन का नेचर होना चाहिए एसिडिक, लेकिन क्यों एसिडिक होना चाहिए ये पूछ रहे हैं। तो उससे क्या हो जाएगा? अच्छा है ना? अच्छा क्या? अच्छा क्या? सुंदर, प्यारा, क्या अच्छा क्या? अच्छा किस टर्म से बोला? किसी भी सॉल्ट का नेचर पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी रिएक्शन कराते हैं पानी से। H+ दे दो, OH- दे दो, OH- अटैच हो जाएगा प्लस वाले पार्ट से, H+ अटैच हो जाएगा नेगेटिव वाले पार्ट से, तो यहाँ पे बन जाएगा FeOH होल थ्राइस और बन जाएगा HCl। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है वीक बेस। जब कॉम्बिनेशन ऐसा होता है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो जो पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है वैसा ही सॉल्ट का सॉल्यूशन का नेचर होता है। तो सॉल्ट का सॉल्यूशन अगर पानी में बनाया गया है तो क्या बनेगा उसमें, अल्टीमेटली HCl, जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और FeOH होल थ्राइस क्या है, एक वीक बेस है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये FeCl3 का सॉल्यूशन बेसिकली कैसे काम करेगा, एसिडिक नेचर। तो यहाँ पे ये वाला जो टेस्ट हमने करा है, इस टेस्ट में हम लोग न्यूट्रल FeCl3 लेते हैं। क्या सोचते हो आपको न्यूट्रल क्यों लेना पड़ा होगा? क्योंकि FeCl3 का नेचर एसिडिक है, और आपको बताया गया है, अभी सिखाया गया है, फिनॉल में भी कैसा नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है।
तो एसिड और एसिड की रिएक्शन ज्यादा तो कोई सिग्निफिकेंट बात होगी नहीं, तो इसको क्या कर लिया गया है, न्यूट्रल। लैब में ये रिएक्शन करवाया जाता है आपको, FeCl3 जो होता है बिल्कुल वो देखा है आपने, मतलब जैसा इनका पेन है, पेन का ये है लिड, ऐसे कलर का होता है, ऐसा भी नहीं कहेंगे, मस्टर्ड ऑयल तो सबने देखा ही होगा, उस कलर का होगा, है ना, बॉटल में रखा होगा तो आपको देख के लगेगा दूर से कि ये मस्टर्ड ऑयल है, ऐसा कलर होता है। फिर उसको हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं NaOH डाल करके, तो NaOH डाल के उसको धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करेंगे, उसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर फिनॉल में उसको हम डालते हैं, तो ये ट्राई एनायन बनता है, ट्राई वैलेंस 3 वैलेंसी वाला एनायन बनता है, जिसकी वजह से एक स्पेशल कलर आएगा, और फिर हम बोलेंगे कि ये जो गिवन कंपाउंड है वो क्या है, फिनॉल, है ना। तो ये बेसिकली फिनॉल का टेस्ट है। लिख लीजिए, लिख लिया इसको, इसका कलर भी लिख लेते हैं हम लोग, वायलेट कलरेशन। ये लैब में करते हैं ये वाला टेस्ट, है ना, 12th में करवाएंगे आपको टीचर्स। करवाया सुहानी, अभी ऑर्गेनिक का कराया नहीं होगा, टाइट्रेशन कराया, हाँ टाइट्रेशन थोड़ा सा एकदम और बेंच जैसा लाइट वेट बना दिया, तो अच्छा तो आया तो पिंक आपका, बार बार करेंगे तो और आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा। पहले इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कराना। सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विद जिंक डस्ट, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी लिख लो, कई बार पूछा है, एनसीईआरटी में है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिंक डस्ट से जब भी फिनॉल की रिएक्शन कराओगे तो ये बना लेता है बेंजीन, क्या बनाता है ये, बेंजीन, यानी फिनॉल को कन्वर्ट करना है बेंजीन में, तो क्या डाल दीजिए उसमें, जिंक डस्ट डाल दीजिए, तो रिएक्शन हो जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका, थोड़ा हीट भी करेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रीअरेंजमेंट, ये करा चुके हैं क्या, नहीं कराया, तो आप करिए, प्राइस रीअरेंजमेंट, पहले एस्टर बनाया तो जाए, चलो बनाते हैं। फिनॉल ले लीजिए, फिनॉल की रिएक्शन करा दीजिए CH3COCl, फिनॉल की रिएक्शन करा दीजिए CH3COCl से, और इसके साथ साथ ले लीजिए आप NaOH, इसके साथ साथ NaOH को लीजिए। तो पहले स्टेप में क्या होता है, जैसे ही फिनॉल को मिलता है NaOH, ये बना लेगा ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, क्या बना लेता है, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर सेकेंड स्टेप में ये वाला रिएजेंट, पहले ये रिएक्ट करता है, सेकेंड स्टेप में ये वाला रिएक्ट करता है CH3COCl, तो क्या होगा, इस जब सेकेंड वाले का रिएक्शन होगा, सेकेंड रिएजेंट अगर यहाँ पे एक्ट करेगा, तो यहाँ से NaCl निकल जाता है, OCOCH3 OCOCH3 एस्टर बन जाता है, OCOCH3,
अब इस एस्टर से रिएक्शन स्टार्ट होती है, ये वाली रीअरेंजमेंट वाली। इस एस्टर को अगर हम लोग ट्रीट करते हैं, इस एस्टर को अगर हम ट्रीट कर देते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो इसमें एक अलग तरीके का रीअरेंजमेंट होता है। ये जो COCH3 ग्रुप है एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे आ जाता है और यहाँ पे OH बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। तो एस्टर का रिएक्शन हो रहा है और रीअरेंजमेंट हो रहा है किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो इसके रीअरेंजमेंट से आपका बनाएंगे हम लोग क्या, अगर इस एस्टर को ट्रीट कर दो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है आपका, यहाँ पे तो OH क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे COCH3 एक ऑर्थो और एक बन जाएगा आपका पैरा। ये एस्टर का हुआ रीअरेंजमेंट। और नाम क्या दिया है इसको? हाँ जी, प्राइस रीअरेंजमेंट जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है एस्टर से। इस एस्टर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये रीअरेंजमेंट एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ट्रीट करोगे तो जहां पे OCOCH3 था, COCH3 ग्रुप जो होगा एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे अटैच हो जाएगा और इस पोजीशन पे जो H होगा वो अटैच हो जाएगा जाके ऊपर OH बन जाएगा, है ना। तो दो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। इस रीअरेंजमेंट को हम बोलते हैं, कोई नया रिएजेंट नहीं लिया, कुछ ऐड नहीं हुआ, इसी में रीअरेंजमेंट हुआ उसी मॉलिक्यूल में, तो इसको बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। अगर फिनॉल से स्टार्ट करके इस रिएक्शन को लिखना है तो पहले हमको फिनॉल का क्या कराना पड़ता है, CH3COCl से रिएक्शन करा के एस्टर फॉर्मेशन करना पड़ता है। ये यहां से यहां तक का जो स्टेप है वो है किसका, एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर फॉर्म हुआ है ना, फ्राइज रीअरेंजमेंट ये स्टेप है केवल। कोई समस्या? एनहाइड्रस AlCl3 वहां पे, यहाँ पे फर्स्ट ये लग रहा है NaOH, सेकंड ये एस्टर फॉर्मेशन। पहले NaOH लगाएंगे, ONA बनाएंगे, देन फिर रिएक्शन होगी CH3COCl से, तो एस्टरिफिकेशन हो जाएगा, एस्टर फॉर्मेशन। कर ले तो बताएं, क्यों नोट कर लिया? पीयू को क्या हुआ? पीयू तुम लोग मैथ्स क्लास में भी ऐसे ही रहते हो? मतलब शांत सा। रिएक्शन विथ PCl5, अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से हुई थी तो क्या बना था हर्ष? और हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड, RCl HCl और POCl3 ये बनते थे, है ना। फिनॉल की रिएक्शन अगर हम लोग PCl5 से कराते हैं तो ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। ये OH है, PCl5 से रिएक्शन करा रहे हैं तो OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl HCl और क्या बनेगा, POCl3। लेकिन इसमें अगर हमको क्लोरोबेंजीन बनाना है फिनॉल से तो ये मेथड बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि यील्ड इज वेरी
लो, बहुत कम अमाउंट में बनता है ना, बहुत कम अमाउंट में बनता है। उसका रीजन क्या है? ये जो आपका बना है POCl3, ये जो POCl3 बना है ना, ये रिएक्ट कर जाता है फिनॉल से, है ना। मतलब फिनॉल से PCl5 भी रिएक्ट कर रहा है, क्लोरोबेंजीन कुछ अमाउंट में बना रहा है, और POCl3 जो प्रोडक्ट में बन रहा है वो और बचे हुए फिनॉल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा POCl3, और ट्राइफिनॉक्साइड करके एक कंपाउंड बनाएगा, वो ज्यादा अमाउंट में बनता। C6H5 होल थ्राइस PO4 बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। PO4 को क्या बोलते हैं हम लोग? फॉस्फेट। ट्राइफिनाइल फॉस्फेट ये ज्यादा बन जाता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट ज्यादा बनता है। और क्या बनना चाहिए इसमें, क्या सोचते हैं आप? और क्या बन सकता है इसमें? HCl बनेगा। देख लो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। ऑक्सीजन बैलेंस होने चाहिए। POCl3 में एक ऑक्सीजन था और उसमें 3 थे, PO4 में 4 हो गए, तो बैलेंस हो गया। तो ये चीज ज्यादा बन जाती है, ऐसा कुछ अल्कोहल में देखने को नहीं मिला था। अगर आपसे पूछें कि रिएक्शन विद PCl5 से आपको डिफरेंशिएशन करना है अल्कोहल और फिनॉल में, तो बहुत ऐसा क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे भी हेलो एल्केन बना था, यहाँ पे भी हेलो एल्केन बना, HCl बना, POCl3 बना, अल्कोहल में भी सेम प्रोडक्ट बनते थे। ROH की रिएक्शन PCl5 से जब कराते थे तो RCl प्लस HCl प्लस POCl3 बनता था। लेकिन ये जो आगे की रिएक्शन हुई है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ये रिएक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है ना। लेकिन अगर टेस्ट से बोलेंगे कि टेस्ट से कराइए, तो क्योंकि हेलो एल्केन यहाँ भी बन रहा है यहाँ भी बन रहा है, तो बहुत अच्छा क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली तो बता देंगे कि एक एडिशनल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा, ठीक है। नोट हो गया सबका? खुश नहीं दिख रहे हैं आप लोग? अच्छा रिएक्शन मजा नहीं आ रहा है लगता आपको। ट्राइफिनाइल फॉस्फेट सॉल्ट बनेगा, फिनाइल जो होगा +3 चार्ज आएगा 3 फिनाइल पे, है ना। कोवेलेंट तो C6H5 होगा, बट ऐसा ऐसा ईथर बनाना चाहते हैं फिनॉल से, ये रिएक्शन अभी ईथर में भी काम आएगी। ईथर फॉर्मेशन कराना चाहते हैं हम लोग। एक बहुत पॉपुलर रिएक्शन है ईथर बनाने का, विलियमसन पढ़ा चुके हैं किसमें? अच्छा, तो यही मेथड यूज करेंगे। फिनॉल लेंगे, पहले रिएक्शन कराएंगे NaOH से, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? ONA आ जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, है ना। सोडियम फिनॉक्साइड बना लिया। अब क्या करें? अब इसके रिएक्शन ईथर मीडियम में हेलो एल्केन से करा दें, करा लेते हैं। C6H5Cl से करा दो ईथर मीडियम, यही रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। C6H5Cl से रिएक्शन करा दो, C6H5ONA की Cl और Na मिलके क्या बना लेंगे? NaCl, और ये क्या बन जाएगा? बढ़िया सा ईथर, डाइफिनाइल ईथर बन गया।
बोलिए बच्चा पार्टी। इस कंपाउंड की जो यील्ड होगी ना वो बहुत लो होगी। उसका रीजन ये है, विलियमसन सिंथेसिस में जो आप हेलो एल्केन लेते हो, हेलो एल्केन में अगर ये एल्काइल ग्रुप छोटा लोगे तो रिएक्शन का रेट ज्यादा तेज होता है, क्योंकि रिएक्शन होती है SN2। छोटा लोगे तो रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, फास्ट होती है। तो अगर हम चाहें इससे, अगर हम CH3Cl ले लें तब क्या हो जाएगा रिएक्शन, यही सेम रिएक्शन। आपको क्या दिक्कत आ रही है लिखने में बच्चों? थोड़ा इधर उधर जगह रखा करो, क्योंकि आपको पता है कि मैं थोड़ा इधर उधर कर देती हूँ। एक छोटू सा एरो बनाना, एक प्रोडक्ट लिखना। मुश्किल तो कुछ खास बात है नहीं। इसकी अच्छी। बेंजीन बनाया, क्लोरोबेंजीन भी बना ही लिया, यील्ड कम थी लास्ट रिएक्शन में। एस्टर बनाया, ईथर बनाया, एस्टर का रीअरेंजमेंट पड़ा, प्राइस रीअरेंजमेंट। FeCl3 से रिएक्शन करा, वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बना। और क्या पड़ा, और कुछ नहीं है। फिनॉल खत्म है एंड पे। अब ढूंढ ढूंढ के रिएक्शन करा। किसकी आवाज है? बादल बादल हो गया, ये सब हो चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन, एलिनीन बनाना चाहते हैं। फिनॉल से क्या बनाना चाहते हैं, एनिलीन। एनिलीन क्या है कंपाउंड, फार्मूला बोलिए सुहानी। अरे ऐसे करेंगे देवांशी, एनिलीन का फॉर्मूला बोलिए विहान। एनिलीन प्यू, अरे अरे अरे, नव्या, आयुष, अरे सक्षम, कहाँ है इसको, ये भी तो बताओ। बेंजीन रिंग पे NH2 लगा देंगे तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एनिलीन। फिनॉल से क्या बनाना चाहते हैं हम लोग, एनिलीन बनाना चाहते हैं। रिएक्शन देखिए, फिनॉल की रिएक्शन बहुत आसानी से नहीं होगी एनिलीन से, मतलब एनिलीन आसानी से नहीं बनेगा। अमोनिया से रिएक्शन कराओ या अमोनियम सल्फेट से रिएक्शन कराओ, अमोनिया से रिएक्शन कराइए या अमोनियम सल्फेट से रिएक्शन कराइए। टेम्परेचर हाई लेना पड़ेगा, लगभग लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, 6 atm का प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो पा रहा है। ZnCl2 कैटेलिस्ट के फॉर्मेट में लेंगे, तब OH हट करके क्या बनेगा, NH2। OH हट जाएगा और क्या बन जाएगा आपका, NH2।
तो अगर आपको कन्वर्जन आता है फिनॉल से बनाने को NH2 तो बना सकते हैं, बट प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, बहुत हाई होंगे। क्या बोला उन्होंने? हाँ टफ होता है ना, इसीलिए तो प्रेशर और टेम्परेचर हाई लगाना पड़ा। एनिलीन बन गया लेकिन यील्ड कम ही है, इतना टेम्परेचर प्रेशर लगा के भी ऐसा नहीं कि बहुत हाई यील्ड मिलेगी। बना सकते हैं। रिएक्शन का नाम कभी आया नहीं है तो क्यों बताना। अब आई थिंक फिनॉल खत्म है आपका। ऑक्सीडेशन कर ही लिया था आपने। ऑक्सीडेशन से क्या बनाया था हमने, ऑक्सीडेशन से क्या बनाया था, K2Cr2O7 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया था, और CrO2Cl2 की प्रेजेंस में कराया था ऑक्सीडेशन। क्या बनाया था जल्दी से बताइए, पहला रिएक्शन आपको ऑक्सीडेशन ही कराया था। बोलिए। पैरा पैरा बेंजो क्यूनोन, यही बना था ना। और कोई ऑक्सीडेशन कराया है, एक ही कराया है। सिंगल ऑक्सीडेशन, कोलबे-श्मिट, एक रह गया, लास्ट रिएक्शन ऑफ कोल्बे रिएक्शन कहाँ पढ़ा था हमने, श्मिट रिएक्शन कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, कहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा है अभी, श्मिट नहीं पढ़ा है मेरे ख्याल से, तो पढ़ा है मैंने कहीं, हेलो श्मिट नहीं पढ़ाया, चलो पढ़ा देंगे रियाइट की। कहाँ, SCHMIDT श्मिट। कोल्बे रिएक्शन में क्या पढ़ा था हाइड्रोकार्बन में, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी थी ना, लिखिएगा नहीं, रिवीजन हो रहा है आपका। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी थी, या तो एसिड ले लीजिए, या तो एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दीजिए, करंट फ्लो करा दीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस करा दीजिए। तो ये जो R होता था ये तो CO2 बना लेता था, ये जो R होता था ये क्या बनाता था, एल्केन बना लेता था। दो मॉलिक्यूल ले लेंगे तो R सिंगल बॉन्ड R बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, है ना। एल्कीन भी बना लेते थे इससे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर के, ऐसे वाला लेते थे CH2 CO के सिंगल बॉन्ड CH2 CO के। अब इसकी करा दो, इसका एक ही मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा आपको, कोल्बे रिएक्शन कराओगे तो ये पार्ट बन जाएगा एल्केन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन जाएगा, है ना। ऐसे ही एल्काइन बनाना होता है तो CHCOOK ले लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा CHCOOK। फ्यूमेरिक एसिड होता है CHCOOK H डबल बॉन्ड CHCOOH फ्यूमेरिक एसिड। इसका पोटेशियम सॉल्ट लेंगे, एक मॉलिक्यूल कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराएंगे, ये पार्ट बनाएगा हाइड्रोकार्बन CH ट्रिपल बॉन्ड, है ना। मेन प्रोडक्ट ये होता था, बाकी इसमें बहुत सारी चीजें जैसे कि OH बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये सब बनते हैं, ये सब में बनेंगे, ठीक। तो ये रिएक्शन था अपना कौन सा,
कोल्बे रिएक्शन था। अभी हम लोग कौन सा करने जा रहे हैं? श्मिट रिएक्शन करेंगे एल्डिहाइड कीटोन में। अब हम लोग करने जा रहे हैं कोल्बे श्मिट रिएक्शन, जो कि फिनॉल का रिएक्शन है। फिनॉल में CO2 ग्रुप COO ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराना है। इंसर्जन रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि CO2 को इंसर्ट करते हैं इसमें, है ना। तो कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? इंसर्जन टाइप ऑफ रिएक्शन है कोल्बे श्मिट CO2। इसमें कोई बड़ा सा रीजन नहीं, ये तो ऐसे करते हैं। तुम लोग पहले नहीं बता पा रहे हो, मैं मतलब लगातार कर रही हूँ। बोल देते तुम, हम कोई बुरा थोड़ी मान जाते। सब बोल देंगे। इट इज इंसर्जन रिएक्शन। कोल्बे श्मिट क्या है? इंसर्जन काइंड ऑफ रिएक्शन है। थोड़ा सा इसका वो लिख लीजिए, एक लाइन की थ्योरी। इन दिस रिएक्शन phenol reacts with CO2. Phenol reacts with CO2 and form salicylic acid. फिनॉल का रिएक्शन होगा CO2 से, बनेगा सैलिसिलिक एसिड। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होंगे? हाई होंगे। लिख लेते हैं। फिनॉल की रिएक्शन करा दो CO2 से, CO2 जोड़नी है इसमें। एक स्टेप का रिएक्शन नहीं है, 1 मिनट रुक जाओ। छोटू इरेजर, ONA लेंगे, मतलब फिनॉल की पहले रिएक्शन किससे करानी पड़ेगी? NaOH से। फिनॉक्साइड बन गया। अब इसमें जुड़ेगा CO। टेम्परेचर प्रेशर यही लेना है। CO2 जुड़ेगी, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस भी कराएंगे तो क्या बनेगा? OH और यहाँ सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक ये ऊपर फिनॉल प्लस CO2 प्लस NaOH फिनॉल के अप्रॉक्स कितने रिएक्शन कराएं? धनाधन काउंट करोगे? नंबर नहीं डालते आप? आज नहीं। फिनॉल के केमिकल रिएक्शन, हाँ केमिकल रिएक्शन 16 होगा। फिनॉल छोटा है। पहले क्या करना, NCERT में फिनॉल उठाना, उसके जितने रिएक्शन होंगे पहले उनका काम तमाम करना है, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा पे जाना है ना। ईथर में 4-5 तो लग जाएगी। इसमें कितनी लगी? फिनॉल में कितनी लगी? 3 4-5 तो लग जाएगी। हो गया?
फिनॉल से अब कुछ मेडिसिन बना लेते हैं, सलॉल बना लेते हैं, एस्पिरिन बना लेते हैं। इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछते हैं, है ना। एस्पिरिन किस लिए यूज किया जाता है सुहानी? एस्पिरिन, डिस्प्रिन, ये सब किसके लिए यूज करते हैं? और छोटी मोटी बीमारी के लिए नहीं यूज करते? एस्पिरिन किसके लिए यूज करते हैं? एस्पिरिन, एस्पिरिन किस बीमारी में यूज करते हैं? फीवर उवर में नहीं यूज करते। एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक दोनों की तरह काम करती है। पायरेटिक का मतलब होता है, पायरिन का मतलब होता है फायर, है ना, यानी कि टेम्परेचर को कम करेगा। और एनाल्जेसिक का मतलब होता है वो मेडिसिन जो पेन को कम करेगी। तो दोनों की तरह यूज होती है एस्पिरिन। तो हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? फिनॉल से एस्पिरिन बनाएंगे। चलिए बनाइए, लिख लीजिए। फिनॉल से क्या बनाना चाहते हैं? इस बार नहीं, शायद पिछली बार एडवांस में आया था और क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी गलत कर दी गई थी, तो बोनस क्वेश्चन होगा। पहले बनाते हैं एस्पिरिन, फिर बनाएंगे सेलॉल। सेलॉल, डिटॉल सुना है ना, वैसे सेलॉल बनेगा। फिर बनाएंगे फिनॉल से, क्या हुआ? अभी पढ़ेंगे सब, डिटॉल डिटॉल पढ़ेंगे, आज नहीं मतलब पढ़ेंगे। विंटर ग्रीन, चलिए। फिनॉल से पहले बनाते हैं पॉपुलर चीज, क्या? एस्पिरिन। कैसी मेडिसिन है? एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, फीवर को कम करेगी और पेन को कम करेगी। पेन रिलीवर है एंड फीवर रिलीवर नहीं कहेंगे। एंटीपायरेटिक ऐसे लिखा हुआ है। चलो भैया बनाया जाए। छोटू छोटू लिख रही हूँ मैं, मेरे पास जगह कम है, आप जैसे मन करे वैसे। NaOH रिएक्शन कराएं। पहले क्या बना है? सोडियम फिनॉक्साइड। अभी सैलिसिलिक एसिड बनाया था ना, सैलिसिलिक एसिड बनाया था ना, तो पहले सैलिसिलिक एसिड बनाएंगे। अब इसके बाद CO2, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये सारे स्टेप हुए थे ना। पहले स्टेप में CO2 जुड़ी थी, इंसर्जन ऑफ CO2 हुआ था, फिर उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस हुई थी, तो इससे हमने क्या बना लिया था? सैलिसिलिक एसिड। यहाँ तक कर लीजिए, सैलिसिलिक एसिड बना लीजिए फिनॉल से। यही होती तो पिछले स्टेप में नहीं लिख देते? अगला स्टेप क्यों लिखते? वही लिख देते एस्पिरिन, वो तो सैलिसिलिक एसिड बना है। अब रिएक्शन कराइए इसकी CH3COCl से। CH3COCl से रिएक्शन कराएंगे तो ये जो H है ये हटेगा, HCl के फॉर्मेट में निकलेगा और यहाँ पे OCOCH3 बनेगा। COH वैसे का वैसे रहेगा, यहाँ पे बन जाएगा OCOCH3, एस्टर बन जाएगा। इसको बोलते हैं एस।
कोई दिक्कत? बोलो बच्चों। इम्पोर्टेंट बिल्कुल। ये इम्पोर्टेंट, देखो कोई भी टॉपिक जो है जो दो चैप्टर्स का इंटरलिंकिंग टॉपिक हो जाता है वो अपने आप में क्या बन जाता है, इम्पोर्टेंट। क्योंकि टीचर को एडवांटेज हो जाता है कि एक ही क्वेश्चन पूछें और दो चैप्टर समेट लें। तो इसमें ड्रग्स वाला भी चैप्टर आ जाता है और ये भी आ जाता है। पहले ड्रग्स जो था वो मेंस में भी था, ड्रग्स वाला चैप्टर, अब शायद ड्रग्स वाला चैप्टर मेंस से हटा दिया गया। क्या? नहीं, नीट क्यों बोलेंगे, ड्रग तो पढ़ ही रहे ना, ड्रग तो पढ़ ही रहे ना। किसी भी ड्रग का जो बायोलॉजिकल एक्शन आप पढ़ते हो वो तो बायोलॉजी है, बट अगर जो आप केमिकल कंपोजिशन उसका पढ़ते हो वो तो केमिस्ट्री है ना। किसी मेडिसिन का जो आप केमिकल कंपोजिशन पढ़ते हो वो तो उसकी केमिस्ट्री है ना। ये पढ़ा हमने केमिकल कंपोजिशन और ये पढ़ा हमने बायोलॉजिकल एक्शन, तो ये बायोलॉजी हो गई। हाँ, नीट और हाँ, बात सही है आपकी। तो एस्पिरिन का फॉर्मूला याद हो गया सबको? क्या करना है, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग पे अगल बगल OH और COH, ठीक है। और आपने क्या किया, OH जो था उसके H को हटा के COCH3 लगा दिया, तो क्या बन जाता है आपका, एस्पिरिन बन जाए, ठीक। अब सेकेंड रिएक्शन फिनॉल से बनाएंगे सेलॉल। सेलॉल का पहले यूज तो लिख लें, सेलॉल कैसे यूज होता है। सेलॉल का बड़ा अच्छा यूज है। वो क्या बताया था मैंने आपको, एक सिखाया था ना एक दिन, क्या कुछ तो बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था, ऐसा ही कुछ नाम बताओ जल्दी से। अरे वो बताया था ना आपको, भूल जाते हो तुम। अरे क्या था वो, पेन मोचोच आ जाती है तो लगाते हैं, अलग से उसकी स्मेल होती है। क्या बोला तुमने? अरे झंडू बाम नहीं, उसी तरीके की कोई स्मेल होती है। लास्ट क्लास में बताया था, सब भूल जाते। सेलॉल, सेलॉल का पहले यूज लिख लो, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एनाल्जेसिक, सबसे ज्यादा तो पेन रिलीव करने में काम आता है। एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, कुछ लोगों के घरों में एक ही दवा होती है, वो क्या होती है, वो हर डिजीज के लिए यूज कर दी जाती है। अभी नहीं, पहले पुराने जमाने में। अभी तो सबके घर में सब सारी मेडिसिन होती है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन कराइए फिनॉल से, सैलिसिलिक एसिड बना लिया था हम लोगों ने, अब दोबारा से सैलिसिलिक एसिड नहीं बनाएंगे। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन किससे करा दें, फिनॉल से करा दीजिए। POCl3 ले लीजिए इसके साथ साथ, और एक और H+ ले लीजिए और हीट कर दीजिए। क्या क्या चीजें यूज की, सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन फिनॉल से,
इसके साथ साथ POCl3 H+ और हीट, इतनी सारी चीजें ले ली। अभी जो पिछला रिएक्शन हमने करा था वहां पे हमने OH, ये था ना, OH का H हटा के COCH3 लगाया था, है ना। अब की बार यहाँ पे OH पे रिएक्शन नहीं होगा, COH पे रिएक्शन होगा। रिएक्शन कहाँ पे होगा? COH पे। OH वैसे का वैसा ही रहेगा, यहाँ पे COH वैसे का वैसा ही था। OH तो वैसे का वैसा ही था। यहाँ पे नया ग्रुप आ जाएगा COOC6H5, COOC6H5। ये जो C6H5O था ना, ये यहाँ पे आकर के अटैच। CO तो पहले से ही है, OH हटेगा और इसका H हटेगा। इसका OH हटेगा और इसका H हटेगा और बाकी एंटाइटी पूरी जाके CO के साथ जुड़ जाएगी। तो क्या बन जाएगा आपका सेलॉल। ये कंपाउंड क्या है? यानी एस्पिरिन बनाना था तो सैलिसिलिक एसिड के OH पे रिएक्शन हुआ था, और अगर आपको सेलॉल बनाना है तो सैलिसिलिक एसिड के COH पे रिएक्शन। क्लियर है? एक और बचता है, फिनॉल की रिएक्शन करा दीजिए। फिनॉल की नहीं, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन करा दीजिए CH3OH। सैलिसिलिक एसिड CH3OH। क्या हुआ बच्चों, कोई दिक्कत है? इसको बोलते थे फिनाइल सैलिसिलेट। सेलॉल को बोलते हैं फिनाइल सैलिसिलेट। सैलिसिलिक एसिड का सॉल्ट है फिनाइल सैलिसिलेट, इसको बोलेंगे मिथाइल सैलिसिलेट। क्या बना है, क्या नाम है इसका? विंटर, विंटर। टाइम बोलिए, 6:30। तो बहुत अच्छा से फिनॉल अपना खत्म हो गया। अब करेंगे फिनॉल के पी/पी। कौन सी क्लास है आपकी? 12th की है ना, तो नहीं बोलना तो अलाउड ही नहीं है। मिथाइल सैलिसिलेट, ये भी पेन रिलीवर, पेन रिलीवर। आयोडेक्स, आयोडेक्स उस पे डालना बाबा जी पे, तो आयोडेक्स के कंपोजिशन में भी शायद ये होता है, पढ़िए फिर। बाबा पे डालेंगे तो आयोडेक्स के कंपोजिशन में। बाबा मतलब गूगल बाबा, है ना। आयोडेक्स के कंपोजिशन पढ़िए, सवाल किए जाए फिनोल के सवाल। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हो तो इसका तो करा दिया। मिथाइल सैलिसिलेट आ गया, विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। एस्ट्रिफिकेशन पढ़ लिया आपने, एस्पिरिन पढ़ लिया, कुछ रहता, जिंक डस्ट की रिएक्शन पढ़ ली, पढ़ तो लिया, नाइट्रेशन पढ़ लिया।
हर्ष एनसीईआरटी लाएं। एस्ट्रिफिकेशन जो रिएक्शन कराया था आपको, कहाँ कराया था? तो एस्ट्रिफिकेशन में वो कराया था आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करे, कि डिहाइड्रेशन का कराया था? एस्ट्रिफिकेशन का रेट ऑफ रिएक्शन कराया था कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा? शायद कराया है। हो गया है, कवर अप है, इससे भी कवर। कराया है, कराया है, याद आ गया मुझे। सो फॉर्मिक एसिड और वो सारे एग्जाम्पल कराए थे, कौन सा एसिड अच्छा देगा, कौन सा अल्कोहल अच्छा देगा, ये बात हुई थी अपनी। अब चैप्टर तो यही है। अब आप आंसर दोगे अल्कोहल, और आप फिनॉल के ही करा देते हैं, फिनॉल के कराएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। आज तो आपने फिनॉल ही पढ़ा है ना ज्यादा। क्या हुआ, क्या नाम है ये बहन? देवांशी दीदी, क्या बोल रहे हो बच्चे? मैं, मतलब मेरी मर्जी चलती है, मैं अपने हिसाब से पढ़ती हूँ। देखो कंटेंट वाइज अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाओगे ना, तो कंटेंट लगभग लगभग सेम सा ही होता है। और इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो हमारे टाइम में इम्पोर्टेंट होते थे वो अभी भी इम्पोर्टेंट है। कुछ नया जो आता है, वो नया ये आता है कि क्वेश्चन का फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। और पहले जो एडवांस का पेपर आता था, कंपैरिजन टू अब से कंपेयर करें तो पहले का लेवल और ज्यादा अप होता था, तो अच्छे क्वेश्चन होते थे, माइंड घुमाते थे, है ना? अभी भी आते हैं बट वो लेवल नहीं है। तो क्वेश्चंस चेंज होते हैं, और सब स्टैंडर्ड बुक यूज करते नहीं है इन जनरली, तो इसलिए प्रॉब्लम वाली चीज ऐसी कुछ। चलो, पहला क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है पिक्रिक एसिड इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोलुइन। पहला स्टेटमेंट है पिक्रिक एसिड इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोलुइन। आप पहले ही गलत बता देंगे, फिनॉल से बनाया था आपने ये, टोलुइन तो था नहीं। स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, उस तरीके के जो ऑप्शंस बनते हैं वो ट्राई नाइट्रो टोलुइन। सेकेंड स्टेटमेंट है फिनॉल 2,4, सेकेंड स्टेटमेंट है फिनॉल 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड is treated with concentrated HNO3 to get picric acid, है ना? अब हमने सीधे सीधे जो रिएक्शन पढ़ लिया है, अब ये चीज होती है या नहीं होती है इसके बारे में अपने को क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी रिसर्च। पहला वाला स्टेटमेंट तो सीधे समझ आ रहा है क्या है, गलत है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि होता है वो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, टीएनपी होता है ना। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में कह रहे हैं, सेकेंड आप क्या सोचते हो, सही होना चाहिए गलत होना?
जब रिएक्शन देखो यहाँ पे जरा सा, फिनॉल की रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं, नाइट्रेशन कराते हैं, और जब हमें पिक्रिक एसिड बनाना होता है तो 3 जगह नाइट्रेशन कराना होता है ना, सेकंड पोजीशन, चौथी पोजीशन और छठी पोजीशन पे, है ना। तो अपना यहाँ पे भी NO2 लगाना है, यहाँ पे भी लगाना है, और यहाँ पे भी लगाना है, 3 जगह पे NO2 लगाना है। तो आपको क्या सिखाया था मैंने कि जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है वो कैसे काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो इस रिएक्शन में पहले तो बनता है SO3H 2 जगह, SO3H 2 जगह बनता है, उसके बाद NO2 इसमें सब्स्टिट्यूट होता है। अब SO3H जो ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड जो ग्रुप है, ये किस तरीके का है, क्या सोचते हो? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा या मेटा डायरेक्टिंग होगा? SO3H ऑर्थो पैरा होता है या मेटा डायरेक्टिंग? ध्यान से सोचना, OH के बारे में नहीं बात कर रहे। SO3H OH तो ऑर्थो पैरा होता है, पता ही है, ऑर्थो पैरा होता है, पढ़ा है आपने। किसका सल्फोनेशन? तो OH के हिसाब से देख रहे हो ना आप। OH इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, सो SO3H वहां पे ऑर्थो पे और पैरा पे लगा था। अभी अगर मान लो यहाँ पे एक SO3H पहला आया यहाँ पे, तो दूसरा SO3H इस पे लगेगा या इस पे लगेगा? क्या सोचते हो? दूसरा वाला इस पोजीशन पे लगेगा या इस पे लगेगा? ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा है, ये पैरा है, ये मेटा है, ये ऑर्थो। तो दूसरा SO3H कहां पे लगेगा? SO3H ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग। SO3H का स्ट्रक्चर बनाओ। SO3 का स्ट्रक्चर बनाओ। SO3H तो बाद में बनता है, पहले SO3 जुड़ती है ना जाके। SO3 का स्ट्रक्चर बनाओ। सेकेंड स्टेटमेंट तभी निकलेगा। SO3 का स्ट्रक्चर बनाइए। SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड का स्ट्रक्चर। SO3 सल्फोनेशन में SO3 होती है, ऐसे बनेगा, है ना। 3 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं SO3 में, 3 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। अगर इस तरीके से इसको काम करना है तो ये माइनस यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाए। अगर एक बॉन्ड टूटता है तो माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे और सल्फर पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तभी तो SO3 जो होगी वो काम करेगी किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि सल्फोनेशन में SO3 काम करती है आपकी। तो ज्यादातर वो ग्रुप जिसमें डबल बॉन्ड होता है, या आपको ज्यादातर डबल बॉन्ड वाले जो ग्रुप होते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, वो वाले जो ग्रुप होते हैं वो आपके काम करते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह। किस तरीके से काम करते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह ये काम करते हैं। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का क्या मतलब हो गया? जैसे जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लो। जैसे आपने बोर्ड पे ध्यान दीजिए, CHO ग्रुप, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। इसमें कैसा बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको? डबल बॉन्ड दिख रहा है ग्रुप में। जैसे COH ग्रुप, इसमें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिंग। जैसे NO2 ग्रुप, ये कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिंग। जैसे CN ग्रुप, साइनाइड,
ये कैसा होता है मेटा डायरेक्टिंग। तो ज्यादातर वो जिनमें आपको डबल बॉन्ड दिखाई देंगे वो कैसे काम करते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह। तो ये जो SO3H है ये भी कैसे काम करता है, मेटा डायरेक्टिंग का मतलब समझ गए, क्या समझे जी। क्या 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 बोलोगे, तेज बोलो बच्चों। मैं पहचान बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे आप पहचाने कौन से ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है कौन से ऑर्थोपैरा। अगर रिंग के ऊपर कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो दूसरा अगर ग्रुप आपको कोई अटैच करना है तो वो ऑर्थोपैरा पे अटैच हो या मेटा पे अटैच हो, उसके लिए आपको जो ग्रुप पहले से अटैच है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे पहले से अगर CHO अटैच है बेंजीन रिंग पे तो जो नया ग्रुप आएगा वो मेटा पोजीशन पे आएगा। ये अटैच है COH तो नया ग्रुप मेटा पे आएगा, NO2 है तो नया ग्रुप कहाँ पे आएगा, मेटा पे आएगा। अब हमने बोला कि हम क्या करते हैं कि हम लोगों ने जो रिएक्शन की हमने बात करी थी वो हमने बात करी है नाइट्रेशन करा के पिक्रिक एसिड बनाना है। नाइट्रेशन करा के क्या बनाना है हमको, पिक्रिक एसिड। तो ये OH है, ठीक है। अब इसका हम लोग करा देते हैं क्या, सल्फोनेशन करा रहे हैं हम लोग। तो SO3 है और इसके साथ क्या क्या होगा, H2SO4 होगा फ्यूमिंग वो। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हमने लिया है मान लो यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो OH है ये कन्वर्ट हो जाएगा SO3H में, ठीक है। और ये जो SO3H है इसके ऊपर होगा डाई सल्फोनेशन। डाई सल्फोनेशन जब होगा तो पहले इसकी ये जो मेटा पोजीशन है ये फिल कर दी जाएगी। मेटा पोजीशन को क्या कर दिया जाएगा, फिल कर दिया जाएगा। और मेटा को फिल करने के बाद तब इस पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट करेगा और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जो होगा वो रिएक्ट करके यहाँ पे NO2 इधर पे NO2 और इस पोजीशन पे NO2 आ जाएगा। तो आप बोलोगे पिक्रिक एसिड फिर फाइनली कैसे बनेगा, फिर से हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे आपका हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो फिर से यहाँ पे आ जाएगा जो अपना ओरिजिनल ग्रुप था ना OH। इसका मतलब पिक्रिक एसिड को बनाने के लिए NO2 ग्रुप यहाँ पे ना आए, पहले SO3H ग्रुप जो होता है यहाँ पे आ जाता है और रिंग की एक्टिविटी को क्या कर लेता है, इस तरीके से करता है कि इस पे आए NO2, इस जगह पे आए NO2 और इस एक्टिविटी बढ़ाने का काम करता है। तो सेकंड अपना जो स्टेटमेंट है डाई सल्फोनेशन वाला वो तो करेक्ट है, और जो ट्राई नाइट्रोटोलुइन बोला है उन्होंने वो क्या हो जाएगा अपना इनकरेक्ट। दोनों स्टेटमेंट लिख लिए थे आपने। छुट्टी कर दें आज, चलिए आज छुट्टी कर देते हैं। बाय बाय हर्षित।